कल हमने स्टडी किया था फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, और साथ में हमने बिहेवियर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसकी आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है। फीडबैक वाला तो वेरी सिंपल है, काफ़ी आसान है कि फीडबैक यानी कि इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी भी रिएक्शन की कोई भी जब प्रोडक्ट होता है वो इटसेल्फ जो प्रोडक्ट गोइंग ऑन प्रोसेस के लिए इनहिबिटरी हो जाता है। मतलब जाहिर है ना कि एक प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो उसे अपने लिए कंट्रोल में रखे, सही। तो अब होता ये है कि जो प्रोडक्ट खुद होता है वो ही एक हद से ज्यादा अगर वो प्रोसेस हो जाता है तो वो उस प्रोसेस को रोकने के लिए स्टॉप करने में उसका हेल्पफुल होता है, ठीक। यानी कि अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। इसकी एग्जांपल हमने कुछ इस तरह से ली थी कि जो हमारे ब्रेन में सेंसरी न्यूरो सेंसरी जो रीजन है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, कोल्ड हीट स्ट्रेस पेन वगैरह को वो फेस करता है, फील करता है। तो होता ये है कि यहाँ से उसको फीलिंग आती है, वो ब्रेन, हमने इसको पीछे भी पढ़ा था ना, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से उसने डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं, ठीक। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने यही पढ़ा था कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज करता है हमारे ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड को एक्टिवेट करता है। थायराइड से थायरॉक्सिन रिलीज होता है। अब थायरॉक्सिन का रोल क्या है? इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म, यानी अगर मेटाबॉलिक रेट डाउन है, बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठंड महसूस हो रही है, तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, एटीपी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब यहाँ तक तो काम हो गया थायरॉक्सिन का, इन सब हार्मोन्स का, लेकिन हम तो पढ़ने जा रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक में अब क्या होता है कि यही जो थायरॉक्सिन का लेवल है, ये इसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखने या उसको बंद करने में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। या 1 2 3 4 तक आपने देख लिया। तो 4 पॉइंट पे आपने ये देखा कि ये जो खुद थायरॉक्सिन हार्मोन है, एक हद से ज्यादा जब अगर लेवल इसका बढ़ जाता है तो ये ऊपर इसी सारे प्रोसेस को रोकने में इसका मेन रोल होता है, ठीक। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में तमाम इसी चीज की एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक कोई चीज एक्सेलरेटर होती है, यानी कि वो उसको स्पीड अप कर रही है, तो उसी प्रोसेस के लिए कोई चीज इनहिबिटर भी होनी चाहिए ताकि वो उसको रोक सके, ताकि एक रेगुलेटेड सिस्टम, एक मेंटेन्ड प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके, ठीक। तो अब यही सारे नंबरिंग उसी एक्सप्लेनेशन है कि 1 पॉइंट अगर लो बॉडी टेम्परेचर होगा तो वो स्टिमुलेट करता है हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस का हमने पढ़ा था ना, फोर ब्रेन का पार्ट था। ये यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, ये इसके हार्मोन जो रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज हो रहा है। यही वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि ये प्रोड्यूस करे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का क्या रोल है, ये सारे पॉइंट्स इसी में लिखे हुए हैं। थायरॉक्सिन जो डायग्राम में भी एक्सप्लेनेशन हुई भी है। थायरॉक्सिन का इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो एटीपी एनर्जी और हीट जनरेट होगी, दोनों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। लेकिन क्या होता है कि एट द एंड अगर इसी का ही थायरॉक्सिन का लेवल एक हद से ज्यादा बढ़ जाए बॉडी की, या हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये वापस इसको जाके रोक देता है, इनहिबिट कर देता है जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो ये प्रोसेस है जिसको हमने कहा फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक। आज हमने स्टडी, कल हमने भी टॉपिक स्टार्ट किया था बिहेवियर। बिहेवियर के दो मेन टाइप्स हैं, इननेट बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर। इननेट बिहेवियर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में इनबिल्ट होता है, जो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या टू देयर चिल्ड्रन। और दूसरा बिहेवियर होता है लर्न बिहेवियर, जो हम अपनी लर्निंग से, हम अपने जैसे अपने एनवायरनमेंट से, अपनी एजुकेशन से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं। लेकिन जो सीखने का भी प्रोसेस होता है ये भी अगेन डिपेंडेंट होता है ऑन इननेट, यानी कि हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी भी हमें जेनेटिक ही मिलती है। कुछ लोगों में पिक करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को बड़ा टाइम लगता है सीखने और समझने में। तो दिस इज ऑल अबाउट इन बिल्ट आपका जो जेनेटिक सिस्टम है। मतलब कुछ तो है ही इनबिल्ट, कुछ तो बिल्कुल टोटली 100% जेनेटिक लर्निंग होती है, जेनेटिक बिहेवियर होता है। कि जैसे कि पेरेंट्स किसी भी मैटर के हवाले से बिहेव करते हैं, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग वो भी वैसे ही करते हैं। अब हम इननेट की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्रीडिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और द साइटोप्लाज्मिक पाथवे इन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा,
प्री डिटर्मिन्ड, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जैसे ज़रा देखिए ना कि एक जेनेटिक एक इनहेरिट होके आ रहे हैं, जीन्स आ रहे हैं, जीन्स ने जैसा रिस्पॉन्स करना है वो बंदा वो ऑर्गेनिज्म वैसे ही अपना बिहेवियर शो करेगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व, ज़ाहिर है कि पूरा नर्वस सिस्टम जीन्स के ही थ्रू इनकोड होता है। जीन्स ही हमारे सारे मैसेजेस को इनकोड करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर हमारा सेल्स के साइटोप्लाज्मिक कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें मैसेज आगे फर्दर फॉरवर्ड हो रहा है, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये जो भी बिहेवियर्स हैं दे आर बेसिकली डिटर्मिन, प्री डिटर्मिन, इनकी पहले से ये डिसाइडेड हैं। As a result of the built-in pathway, given stimulus would produce invariably, invariably मतलब without any change। अब चूंकि ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट का मतलब होता है ना कि बॉडी के अंदर है, मतलब वो सीखा हुआ नहीं है, वो कोई जैसा उसकी जीन्स में है वो वैसा ही शो होगा। तो दिस इज इनवेरिएबली द सेम रिस्पॉन्स। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि ऑल प्लांट बिहेवियर इज इननेट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक तरह के प्लांट्स हैं, आप किसी भी एक तरह के प्लांट्स की बात कर लें, रोज की, मैंगो की, गावा की, तो उसमें तमाम के तमाम प्लांट्स का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो सिस्टम है दैट इज इन, जिनकी जो उनको जीन से मिलेगा वो वैसा ही अपना बिहेवियर शो करेंगे। अब अगले जो टू बेसिक लाइंस हैं इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इसका क्या फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसका ये होता है कि एक तो देखिए ना, प्लांट्स को जैसे कि जिनमें कोई ज़्यादा बड़े लेवल का हाई एडेप्टिव ब्रेन नहीं है, जिनमें कोई सोचने की समझने की पावर जिन ऑर्गेनिजम्स में कम होती है, ठीक है, तो ये वाला जो बिहेवियर होता है चूंकि उनकी बॉडी के अंदर होता है, वो फ़ौरन उसको शो कर देते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी सोचने समझने के, उसके बगैर ही। तो ये उसको एक सर्वाइवल वैल्यू देता है, ठीक है, तो उसको जिंदा रहने के लिए सपोर्टिव होता है। सो दिस बिहेवियर पैटर्न्स हैज बीन डेवलप्ड एंड बीन रिफाइंड ओवर मैनी जनरेशंस, कि अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ, जैसे कि इसको हम अगर एवोल्यूशन से भी जोड़ दें बात को, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जेनेटिक जीन्स भी वही वाली आगे फर्दर ट्रांसफर होती हैं कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स में थी, अब वाहिस्ता ऐसा चेंज होता चला जाता है वक्त के साथ साथ, ठीक। तो ये रिफाइन होती चली जाती हैं एंड देयर प्राइमरी अडेप्टिव सिग्निफिकेंस, और उसका इंपॉर्टेंस यही है कि वो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में इन्वायरमेंट में। अच्छा, दूसरी फायदा ऐसा क्या है कि अनदर फीचर इज इन द इकोनॉमी इट प्लेसेस ऑन द नर्व पाथवे within multicellular organisms since it does not demand on higher center of nervous system। जैसे मैंने आपसे ये कहा ना कि चूंकि इस तरह के बिहेवियर में हायर ब्रेन या हायर कोई स्पाइनल कॉर्ड या हायर लेवल ऑफ नर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जाहिर है कि जाहिर है ना कि अंदर एक चीज है, तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म को वो वाला स्टिमुलस मिलेगा वो वही बिहेवियर फौरन से शो कर देगा, ठीक। इस वजह से इसका फायदा ये है कि जो जो ऑर्गेनिज्म सिंपलर हैं और जिनमें दे डू नॉट हैव हायर लेवल ऑफ ब्रेन सेंटर जिन नर्वस सिस्टम, तो वो ये वाला बिहेवियर आराम से शो कर सकते हैं। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ इननेट बिहेवियर कौन कौन से हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इननेट बिहेवियर। एक होता है ओरिएंटेशन, यानी कि बिहेवियर की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स, यानी कि कुछ चीजें हमें सम टाइम अंदर से ही हमें वो एक वहम होना शुरू हो जाता है, या रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो काइनेसिस यानी कि सम टाइम हम विदाउट एनी थिंकिंग किसी भी एक खास डायरेक्शन में लाइट चली जाती है, तो हम या कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसे फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि फूड किस तरफ है, वो ऐसा ऐसा फील करके, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, तो वो मॉइस्ट एरिया की तरफ उनको हल्की सी भी फीलिंग आए वो उसी की तरफ बड़ी फास्ट रैंडम डायरेक्शन अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और वो बड़ी स्पीडी होती है। तो ये भी उन्हें फायदा देती है कि वो ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट किए बगैर अपने अपनी प्लेस तक, अपने फूड तक इजीली पहुंच सके, ठीक। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। काइनेसिस के इट इज अ बिहेवियर इन विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ द रैंडम मूवमेंट, ठीक है, कि वो अपनी रैंडम मूवमेंट की ही स्पीड को चेंज कर, मतलब जहां उन्हें लगता है कि ये फेवरेबल प्लेस है वो वहां तेजी से भागते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ये एरिया सही नहीं है, डेंजर हो सकता है, फूड नहीं होगा, तो वो वहां से थोड़ा सा निकल आते हैं, बच जाते हैं। तो इसका यानी फायदा क्या होता है, विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट, ताकि इसका फायदा उन्हें यही होता है कि वो जो उनका फेवरेबल प्लेस है वो वहीं पर जाकर एग्जिस्ट कर सके आसानी से।
अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पिल बग्स ये खास छोटे वैसे जैसे आप समझते हैं इंसेक्ट्स हैं, तो ये मॉइस्ट एरिया में रहना पसंद करते हैं ताकि इनकी लाइफ इजीली हो सके। तो जो जहाँ पर इनको मॉइस्ट एरिया फील होता है, यहाँ पर अपनी स्पीडी रैंडम मूवमेंट, स्पीडी मतलब एक तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसी में ही एक दूसरी टाइप आ जाती है ओरिएंटेशन में ही। एक तो हमने पढ़ा काइनेसिस, एक हमने पढ़ा टैक्सिस। टैक्सिस का जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है TAXIS, टैक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्टेड मूवमेंट है, वो थी रैंडम मूवमेंट, वो मतलब किसी भी साइड पर हो सकती थी, और फास्ट रैंडम मूवमेंट। ये है डायरेक्टेड मूवमेंट, मतलब उन्हें पता चल जाता है कि लाइट है, फूड है, क्या ऐसी चीज है कि जिसकी तरफ उन्होंने तेजी से भागना है या उसकी तरफ से भाग के हट जाना है। अगर खौफ है, डेंजर है, तो उसकी तरफ से भाग के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अब इनबिल्ट है, सही है, ये बात मेरी समझ आ रही है। ये एक जो ओरिएंटेशन की, यानी कि फूड या डेंजर से या अपने स्पेसिफिक घर से, घर की तरफ भागना या उससे दूर भागना, ठीक है, तो ये उनके इनबिल्ट होता है, यानी कि वो अपनी मूवमेंट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप है हमारे इनबिल्ट मूवमेंट की ही, इनेट बिहेवियर की ही, दैट इज रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ये बड़ा एक कम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ठीक है। इस बिहेवियर में आपको जैसे पता है कि हम यूज टू होते हैं अपने डेली बायोलॉजिकल रिदम से, हमें पता होता है कि हमारा स्लीप वेक साइकिल क्या है, हमें अपने टाइम पर भूख लगती है। तो ये जो सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये सारे जो हमारे एक्शंस होते हैं, ये थोड़े से आपस में जुड़े हुए होते हैं, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। सो दे आर एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बिहेवियर। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि हमारा बायोलॉजिकल रिदम्स देख लें ना, कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स पे हम चलते हैं, हम टाइम से, सन की मूवमेंट से, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल होता है हमारा, हमारा हंगर साइकिल होता है। तो ये सारा जो हम, इसके अलावा हमारी सोशल हिरार्कीज होती हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, हमारे सोशल रिलेशंस की वजह से भी हमारा माइंड अटैच्ड होता है। तो ये तमाम के तमाम हमारे इन बिल्ट सिस्टम्स होते हैं कि जिसकी बेस पर हमारे ये तमाम हम अपने रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं। अच्छा, अब अगला रिस्पॉन्स, हमारा जो अगला बिहेवियर है, दैट इज इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग, यानी कि लर्निंग का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक काफ़ी थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको इसको रीडिंग करके सिखा देती हूँ, बल्कि इससे पहले आज हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ये डिफरेंस नोट कर लेते हैं कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर में क्या फ़र्क है, ठीक है। जैसे अब आप मैम इसका, ये नहीं है। ये नहीं है, यस मैम, नहीं कटा हुआ है। ये डिफरेंस नहीं है, और ये वाला यस मैम, इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग ये तो होगा ना, यस मैम ये है। ये है। अच्छा चलिए इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसकी हम रीडिंग करते जाएंगे, साथ साथ हमें इसका ये अंदाजा होता जाएगा कि लर्निंग बिहेवियर में और इसमें इंस्टिंक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा, और लर्निंग कैसे उसने ना लर्न किया, उसने ऑर्गेनिजम्स ने सीखा अपने एनवायरनमेंट से। Darwin was the first to propose an objective definition of instincts in the term of animal behavior. कि एनिमल बिहेवियर, कैसे एनिमल्स बिहेव करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट उसके साथ कंडीशंस में। उसने ऐसे किया कि ही ट्रीटेड इंस्टिंक्ट्स एज कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस मेड अप ऑफ द यूनिट्स कंपैटिबल विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये डेफिनेशन इसको आपको बाद में समझ आएगी कि that and thus a product of natural selection and he had evolved together with other aspects of life. इसकी अब डेफिनेशन बेसिकली आ गई है। Thus instinctive behavior is a part of one's inherited structure by which an individual responds to a particular stimulus. जैसे मैंने आपसे ये बात कही ना कि जो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन आवर जो हमारा इननेट बिहेवियर है, मतलब जो हमारे जेनेटिक्स है। ऐसे ही है ना कि जो मतलब ज़ाहिर है कुछ लोगों में लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों में थोड़ी सी कम होती है। तो जो हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, मतलब ये भी हमारे इनहेरिटेंस में ही आता है कि जिसकी हेल्प से इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि हम जब कोई भी हमें एक तरह का स्टिमुलस मिलता है, अब स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट, पेन, हीट, कोल्ड, डर, मतलब किसी भी तरह का स्टिमुलस है तो उसको रिस्पॉन्स देना। एक तो ये हमारे लर्निंग, हमने जो सीखा हुआ होता है वो लर्निंग फिर हमारे जीन्स पे भी डिपेंड कर रही होती है।
सो दिस रिस्पॉन्स इज सिमिलर इन द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी, यानी कि एक स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब के सब में ये रिस्पॉन्स सिमिलर ही होगा. सो ऑल एनिमल्स इनहेरिट सर्टेन रिस्पॉन्सेज विच इक्विप देम. इक्विप देम का मतलब होता है कि जो उन्हें फायदा देता है टू लिव हैविंग abilities like walking, moving, running and eating. कि जितने भी एनिमल्स हैं दे इनहेरिट सर्टेन रिस्पॉन्सेज. देखिए ना कि छोटे बच्चे किसी भी एनिमल्स के या ह्यूमन बीइंग के होते हैं तो वो उनके कुछ रिस्पॉन्सेज सिमिलर होते हैं कि जब भूख लगती है वो रोना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो ये उनके अंदर है, उन्होंने अभी तक किसी से लर्न तो नहीं किया, उन्होंने सीखा तो नहीं है, तो ये उनकी जेनेटिक्स में आ गया है. ठीक है, तो इस तरीके से उनको ये फायदा होता है कि ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें. द अर्ली एथोलॉजिस्ट, यानी कि एथोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया, थॉट दैट एनिमल्स समटाइम रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली टू स्पेसिफिक थॉट्स, टू स्पेसिफिक दो ऑफन कम्प्लेक्स स्टिमुलाई. कि एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं इंस्टिंक्टिवली, यानी कि इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि जैसे क्या एक इन्वायरमेंट मैसेज दे रहा है. ठीक है, और वो अपने उन कम्प्लेक्स स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्स देते हैं. सच स्टिमुलाई केम टू बी कॉल्ड साइन स्टिमुलाई, यानी कि इलामती जो उनको एक स्टिमुलस दिया जाता है. अब साइन स्टिमुलस क्या आज की डेफिनेशन है, इज अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन एंड मे बी रिलेटिवली सिंपल पार्ट. फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इसमें आगे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, अ मेल 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश. ये एक ऑर्गेनिज्म का पूरी डेफिनेशन नाम है. मेल 3 स्पाइन, इसके 3 सर पे कांटे हैं या 3 सर के ऊपर जैसे ना इसकी कांटे नुमा चीज होती है. इसमें आपको डायग्राम दिखा दूंगी. हैज अ कैरेक्टरिस्टिक रेड बेली व्हेन इन ब्रीडिंग कंडीशन, यानी कि जब उसका ब्रीडिंग का ये मीटिंग का टाइम आता है तो उसकी बेली, उसका बेली के रीजन रेड हो जाता है. दिस इज अ साइन स्टिमुलस. तो ये एक तरह से इलामती स्टिमुलस जो होता है उसके अदर मेंबर्स के लिए कि जो विच इलिक्ट्स एग्रेशन इन द अदर टेरिटोरियल मेल. अब इसका फायदा ये होता है कि वो अपने दूसरे जो इर्द गिर्द के मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको दूर भगाता है, यानी कि ये कहता है कि ये मेरा रीजन है. ठीक है, वो अपने टेरिटरी को वो करता है, शो कर देता है. शो करने के लिए अपनी उसकी बैली रेड हो जाती है. तो ये भी एक तरह का स्टिमुलस है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एरिया को ओन करते हैं या मीटिंग सीजन में मीटिंग के लिए, ठीक है, वो अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, अपनी ही जेंडर के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा दूर भगाते हैं. अच्छा, instincts equip an animal with a specific response to a particular stimulus, thus enabling it to adapt to the environment. अच्छा, इसमें से अब ऐसा है कि ये टॉपिक जो कि काफ़ी डिटेल है, इसमें से कुछ डेफिनेशंस आपने याद करनी है कि साइन स्टिमुलस क्या चीज़ है. ठीक है, इसका आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए. इसके बाद आगे इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. मैं आपको इसमें से ना कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर देती हूँ. यहाँ से हमने साइन स्टिमुलाई पढ़ा. ठीक है, यहाँ से हमने इननेट रिलीजिंग स्टिमुलस पढ़ा. इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि कैसे. चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि स्टडी रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक आइडिया क्या है. इंस्टिंक्ट्स इक्विप एन एनिमल विद अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, thus enabling it to adapt to the environment. यानी कि एनवायरमेंट में अडेप्टेबिलिटी के लिए उनके जो ये जो एनवायरमेंट होता है, लर्न उन्होंने जो किया हुआ होता है अपने एनवायरमेंट से, वो उसे अपने खास एनवायरमेंट में रहने के लिए आदी बनाते हैं. Learning on the one hand depends on the experience of the one's own life, but for this to occur depends on the development and evolution of nervous system of for that animal. यानी कि देखिए ना कि जब कोई भी एनिमल लर्न करता है अपने एनवायरनमेंट से तो वो अपने ज़िंदगी से, अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस सीखता है. ठीक है, लेकिन उसकी ये जो लर्निंग होती है इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम कितना आगे से वो एडवांस है, कितना डेवलप हुआ है. ठीक है, उस पर भी तो फिर डिपेंड करेगा ना. सही. तो अब इसमें द सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, अच्छा, सो द हायर एनिमल हैव हायर लेवल ऑफ लर्निंग. जो बड़े एनिमल्स होते हैं जिनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप हुआ होता है तो उनकी लर्निंग भी अच्छी होती है. लेकिन जो लोअर एनिमल होते हैं बिकॉज ऑफ पुअरली डेवलप्ड सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस लर्न वेरी स्लोली. ज़ाहिर है ना, जो छोटे एनिमल्स हैं जिनका प्रॉपर दिमाग नहीं है, नर्व्स नहीं है, तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती. एंड इवन इन सम केसेस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई और चेंज देयर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, यानी कि सम टाइम वो अपने बिहेवियर को चेंज कर ही नहीं पाते. वो चूंकि उनके अंदर लर्निंग नहीं है इसलिए वो खुद को बदल नहीं सकते. अब यहाँ पर आगे डेफिनेशन आ जाती है इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म. ये क्या है? द सिलेक्टिव रिस्पॉन्स
to a stimuli suggested that there must be some built-in mechanism by which sign stimuli are recognized. ठीक है, जैसे आपको मैंने पीछे एग्जांपल दी ना कि मेल 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश, यानी कि एक फिश की जो टाइप है उसकी बेली रेड हो जाती है मीटिंग सीजन में, तो ये साइन स्टिमुलाई है, यानी कि एक इलामत है, एक कलर है, बेली का कलर रेड हो जाना। ठीक, यानी कि फिर अब इसको समझना भी तो उसके अंदर होने चाहिए ना, समझने के लिए भी तो कोई रिस्पॉन्स, कोई अंदर उसके ब्रेन या कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म कि या कोई ऐसा रिस्पॉन्स कि जो उसको साइन स्टिमुलाई को समझ ले। द सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी सम बिल्ट इन मैकेनिज्म बाय विच साइन स्टिमुलाई वर रिकॉग्नाइज, यानी कि आप कोई ऐसा मेल फिश कि जो उसको उसके रेड वैली को समझ ले कि ये किस चीज की अलामत है। तो उसने कैसे समझा? ठीक है, उसने अपने एनवायरमेंट से लर्न किया कि उसके अंदर इनबिल्ट है ये सारी चीज। सो दिस मैकेनिज्म केम टू बी कॉल्ड इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, मतलब कुछ उसके इनबिल्ट था, कुछ उसने अपने एनवायरमेंट से लर्न कर लिया। The important aspect of this concept is that mechanism is envisaged as being innate, यानी कि ये innate भी है। This is both the recognition of sign stimulus and resulting response to it are inborn and characteristics of a species, यानी कि ये inborn भी होता है और ये species की अपनी पहचान भी होती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया, innate releasing mechanism। सही। Yes, ma'am. अच्छा, अब आगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें कि क्या होता है कि जो हमारी होती है भीड़ होती है, इसको हमने डिगर वेस्ट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम एमोफिला एड्रियानसी इसका नाम है। ये क्या करती है इसकी लाइफ में, शी प्रिपेयर्स नेस्ट, सबसे पहले अपना नेस्ट बनाती है, कैचेस कैटरपिलर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़ के लाती है, उनको मार के अपने ही जो उसका स्टिंग, उसका डंग होता है, उसको नेस्ट में इकट्ठा करती है। अच्छा, उसको मारने के बाद वो अंडे देती है उसके ऊपर, इट लेज एग ऑन देम। फिर वो अपना घोंसला बंद कर देती है एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस शी डाइज, वो मर जाती है। तो ये सब वो कैसे करती है, ये उसके अंदर जीन्स में है। ठीक है, मतलब उसने लर्न तो नहीं किया हुआ। अब जैसे ही लार्वा उसमें से निकलते हैं, उसके एग्स में से, द लार्वी आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द एग्स, वो एग से निकलते हैं, स्टार्ट फीडिंग ऑन द कैटरपिलर। वो जो उसने, उनकी मदर ने कैटरपिलर को अंदर मार के रखा हुआ होता है, वो उन्हीं को अपना फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लार्वी, जो उनकी मदर ने मारा था, एंड ग्रो टू डिगर वेस्ट, और फिर वो पूरे बड़े डिगर वेस्ट यानी कि बड़ी भेड़ या बड़ी मक्खी बन जाते हैं। So all this is completed within few weeks and is done by instincts of the digger wasp. तो ये उसके अपने अंदर जो जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन है डिगर वेस्ट के, ये उसकी वजह से किया जाता है, which may be responding to the perception of a caterpillar in different ways, मतलब the possible sign stimulus। तो ये जो सारी चीज है ये sign stimulus के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरी एग्जाम्पल थी इंस्टिंक्ट्स की, कि लर्निंग प्लस जो है इननेट बिहेवियर है, ये सारे आपने सारा डिस्कस किया इसी टॉपिक के अंदर। बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइन स्टिमुलस क्या है इसकी डेफिनेशन, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें आ जाए कि इसकी एग्जाम्पल दें, तो ये डिगर वेस्ट की एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगी, आपने इसको ध्यान से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।